जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट गणित के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है। प्यारे साथियों, इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 30वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 29 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग तथा 18 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफलों का योग 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब उस आयत का परिमाप कितना होगा। मतलब क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले वो समझ लेते हैं। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, इन दोनों का योग हमें क्वेश्चन में बताया। और कितना बताया, वो 252 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल बताया दोनों का। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वर्ग के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है a की पावर 2 होता है, जहां a बराबर जो होगा वर्ग की भुजा होगी, और उसके बाद में यहाँ पर प्लस करेंगे और आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और बराबर हो जाएगी ये वैल्यू 252 के। सिंपली यहाँ ए का मान हमें क्वेश्चन में दिया है 12, मतलब वर्ग की भुजा हमें क्वेश्चन में 12 बताया, तो 12 की पावर 2 और प्लस हो जाएगा आयत की लंबाई क्वेश्चन में बताइए 18 सेंटीमीटर गुणा हम चौड़ाई का मान निकाल लेंगे, तो चौड़ाई को बी मानो, और बराबर में आ जाएगा 252। सिंपली 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर बचा है हमारे पास 18 गुणा बी और बराबर में 252। अब क्या करना होगा, 18 गुणा बी को हम यहीं रखेंगे, और ये जो 252 लिखा है इसकी साइड 144 को लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब इसे घटाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा 8, 4 में से 4 गया 0, और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। सिंपली यहाँ पर बी को रखो और गुणे का 18 इधर आएगा तो भाग में 18 हो जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, फिर 108 में 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9, 1 बचा, 9 दूनी 18, 2 से हम 12 को काटेंगे 6 हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास आयत की चौड़ाई कितनी निकल कर आ गई, तो 6 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि आयत का परिमाप बताओ। तो प्यारे साथियों, आयत के परिमाप का जो फॉर्मूला होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो यहां से अब हम लोग परिमाप निकाल लेंगे। 2 कोष्ठक में लंबाई का मान हमें क्वेश्चन में दिया 18 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई का मान हम लेकर आए 6 सेंटीमीटर, तो 18 प्लस 6 करेंगे। अब सिंपली क्या करो, 2 गुणा 18 में 6 को जोड़ो तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, और 24 में 2 का गुणा करेंगे तो 48 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात की जाए, दो संख्याओं का अनुपात आप लोगों को दिया गया 4:7 है। यदि उनका HCF 26 है तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो जब कभी कितनी भी संख्याओं का आप लोगों को रेशो दिया जाए, आगे उनका अगर LCM दिया हो या HCF दिया हो, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको HCF यदि दिया तो ये जो रेशो दिखाई दे रहा है 4 और 7, इसका भी क्या करना है, आपको HCF लेना है। प्यारे साथियों, इसका जो HCF आएगा 1 आएगा। यदि क्वेश्चन में आगे LCM दिया होता 26 की जगह, तो रेशो का भी LCM लेना है। इसका मतलब एक रेशो का मान हमें क्वेश्चन में बताया है 26। क्वेश्चन में पूछा गया संख्याओं का योग बताओ। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, संख्याओं का योग बताने के लिए जो संख्याओं का रेशो दिया है 4:7, इसको भी जोड़ो तो इसका मतलब ये हुआ कि संख्याओं के योग का रेशो 11 है। तो यहाँ पर एक रेशो का जो मान आपके पास मिला है 26, इस 26 का गुणा 11 से करोगे तो आपके पास डायरेक्ट संख्याओं का योग निकल जाएगा। 11 चंग होता है 66, कैरी आएगा 6, 11 दूनी 22, और 22 में 6 को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का योग बनेगा, वो बनेगा 286। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की यदि बात की जाए, एक लड़के ने एक आर्टिकल खरीदा और 12% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने 20% कम पर खरीदा होता और 20 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसने 45% लाभ कमाया होता। आर्टिकल की लागत क्या होगी? तो सबसे पहले क्या करोगे, लागत का मतलब होता है आर्टिकल का क्रय मूल्य। मान लिया जाए कि आर्टिकल का क्रय मूल्य 100 यूनिट था। क्वेश्चन में बोला गया कि 12% लाभ पर बेचा गया, तो आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य बना लो इसका। अब 100 यूनिट पर अगर 12% लाभ कमाएगा तो 100 का 12% 12 ही होता है, और 12 का यदि कोई व्यक्ति लाभ कमाएगा तो उसका विक्रय मूल्य 112 यूनिट बनेगा। क्वेश्चन ने ये बोला कि यदि उसने 20% कम में खरीदा होता, खरीदने की बात कर रहा है, मतलब पुनः नया क्रय मूल्य का अनुपात बना लो। पहले उसने 100 यूनिट में खरीदा था, अब यदि 20% कम में खरीदा तो नया क्रय मूल्य कितना, 80 यूनिट होता। अब यहां बोला गया कि जो नया क्रय मूल्य है उस पर 45% लाभ कमाया होता, तो नया विक्रय मूल्य निकाल लो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 80 पर यदि व्यक्ति 45% लाभ कमाएगा तो विक्रय मूल्य लाने के लिए 80 का डायरेक्ट 145% निकालो। 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 होता है, और 5 दूनी 10 और 5 9 45। 2 से हम 8 को काटेंगे 4 बनेगा, 4 का गुणा 29 से करेंगे, 4 नामे 36 कैरी 3, 4 दूनी 8 और 3 कितना 11। तो मतलब पहले विक्रय मूल्य 112 यूनिट था, और यदि 45% लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य 116 यूनिट बनेगा। तो कितने यूनिट का डिफरेंस आया, इन दोनों के डिफरेंस का मान क्वेश्चन में बताया। तो 112 और 116 में 4 यूनिट का डिफरेंस है, और क्वेश्चन में 4 यूनिट का मान हमें 20 रुपए बताया। यहां से क्या करो, 1 यूनिट का वैल्यू लेकर आएंगे तो 20 में हम 4 का भाग देंगे, 4 से 20 को काटेंगे तो 1 यूनिट का मान 5 रुपया आया। क्वेश्चन में बोला गया आर्टिकल का लागत मूल्य बताओ। लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो जो 1 यूनिट का मान आया इसका गुणा यदि हम 100 से करेंगे तो 100 यूनिट का मान आ जाएगा, और यही प्रारंभ में आर्टिकल का क्रय मूल्य था, यानी 500 रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यदि 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध सोना है और 50% शुद्ध सोने का मूल्य 30,000 रुपये है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन में हमें दिया कि जो 24 कैरेट सोना है वो 100% शुद्ध है। आगे ये बोल रहा है कि 50% शुद्ध सोने का मूल्य आपको बताया। आप जानते हैं कि 100% 24 कैरेट के बराबर है, तो 100% का आधा 50% होता है। तो यहाँ पर जब 100% के बराबर 24 था तो 50% के बराबर भी 24 का आधा हो जाएगा, यानी 12 कैरेट सोना 50% शुद्ध रहेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि 50% शुद्ध सोने का मूल्य बताया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 12 कैरेट सोने का मूल्य बताया है 30,000 रुपए। तो यहां से क्या करो, 1 कैरेट सोने का मूल्य निकाल लो। तो यहाँ पर 30,000 जो है हमारे पास, इसमें हम 12 का भाग देंगे, तो 12 दूनी होता है 24 और 6 बचेगा, 12 पंज 60 हो जाएगा, और 0 0। इसका मतलब 1 कैरेट सोने का मूल्य कितना हो जाएगा, 2500 रुपए हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा कि 22 कैरेट सोने का मूल्य बताओ। तो सिंपली क्या करो, जो 1 कैरेट का मूल्य आया 2500, यदि हम इसमें 22 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 22 कैरेट सोने का मूल्य निकल के आ जाएगा। तो 22 का गुणा इन 2 जीरो में करेंगे तो 2 जीरो आएगा, और 22 पंज 110 होता है, कैरी 11 बनेगा, और 22 दूनी 44, और 44 में क्या करेंगे हम 11 और जोड़ देंगे, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, यहाँ पर 55 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 22 कैरेट सोने का मूल्य कितना हो जाएगा, 55,000 रुपया हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 भिन्न भिन्न घंटियां क्रमशः 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड और 18 सेकंड के अंतरालों पर बजती हैं। यदि ये घंटियां एक साथ पूर्वाह्न 9 बजे बजती हैं तो वे पुनः एक साथ किस समय पर बजेंगी। तो जब कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि अलग अलग समय पर घंटियां बजती हैं, बत्तियां चमकती हैं, तो आपको क्या करना है, जो समय आपको क्वेश्चन में दिया है, जैसे 6 सेकंड,
8 सेकेंड और 12 सेकेंड, और उसके बाद दिया है 18 सेकेंड। इनका आप लोगों को लेना है लघुत्तम समापवर्ती। तो प्यारे साथियों, जो इनका लघुत्तम समापवर्ती बनेगा वो 72 सेकेंड बनेगा। तो इसका मतलब ये होता है लघुत्तम लेने से कि ये घंटियां एक साथ पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बोला है कि लास्ट टाइम ये 9:00 और 00 सेकंड पर बजी थी, मतलब बराबर 9 बजे बजी थी। तो अगला समय आप बताइएगा। तो अगला समय रहेगा 72 सेकंड के बाद। तो इस 72 सेकंड को हम क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो आप सभी जानते हैं 72 में यदि मैं 60 का भाग दूंगा तो एक बार पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब 1 मिनट पूरा पूरा बनेगा। अब 72 में से 60 सेकंड चला जाएगा तो 12 सेकंड और बन जाएगा। मतलब 72 सेकंड का मतलब ये हुआ कि 1 मिनट 12 सेकंड के बाद ये घंटियां पुनः एक साथ बजेंगी। तो जो समय आपको दिया है उसमें जोड़ दो 1 मिनट 12 सेकंड और। तो यहाँ मिनट में मिनट जोड़ेंगे और सेकंड में सेकंड जोड़ेंगे 12 सेकंड। तो नया समय अपने पास निकल जाएगा। तो यहाँ 12 सेकंड बनेगा और 00 मिनट में हम 1 मिनट और जोड़ेंगे तो 1 मिनट बनेगा। और यहाँ पर 9 घंटे ऐसा का ऐसा है, मतलब 9:01 पर ये घंटियां एक साथ पुनः बजेंगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 180 मीटर लंबे तथा 150 मीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। तो जब कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, जो फर्श का क्षेत्रफल है, फर्श का क्षेत्रफल जो भी है उसमें क्या करो, एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग लगा दो। एक टाइल का जो क्षेत्रफल है उसका भाग लगा दो तो आपके पास निकल कर आ जाएगा टाइलों की संख्या। अब सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्षेत्रफल लाना होगा फर्श का। और आप सभी जानते हैं कि जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो हमें यहाँ पर फर्श की लंबाई भी क्वेश्चन में बताइए, 180 मीटर लंबाई है गुणा चौड़ाई की यदि बात किया जाए तो चौड़ाई बताई है 150 मीटर। प्यारे साथियों, एक टाइल का क्षेत्रफल भी लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। टाइल वर्गाकार है तो क्वेश्चन में ना तो टाइल की लंबाई दी है ना ही टाइल की चौड़ाई दी है। तो आपको टाइल की लंबाई चौड़ाई लाने के लिए 180 और 150 इनका लेना होगा महत्तम समापवर्ती। तो यहाँ पर क्या करोगे, आप इनको एक ही नंबर से डिवाइड करो। 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 6 30, 5 3 15 और 0, 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 दाम 30। अब यहाँ पर दोनों 2 से एक बार और कट रहे, 2 छंग 12, 2 पंज 10। इसका मतलब 5 3 15 और 15 दूनी 30। तो यहाँ पर महत्तम समापवर्तक कितना आएगा, 30 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टाइल की लंबाई भी 30 है, क्योंकि टाइल वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो। टाइल की लंबाई भी 30 होगी और चौड़ाई भी 30 होगी, तो टाइल के क्षेत्रफल का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर ये 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे और यहाँ पर 3 3 9 होता है और 9 दूनी हो जाएगा 18 और 15 गुणा 2 करोगे तो इस प्रकार 30 टाइलें लगेंगी, जो ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिखाई दे रहा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, दो कारों की गति के बीच का अनुपात हमें क्वेश्चन में दिया है। यदि दूसरी कार 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली कार की गति बताओ। मतलब क्वेश्चन में क्या बताया कि दो कार हैं, एक पहली है और एक दूसरी है, और दोनों की चालों का रेशो बताया है 7:8। अब आगे क्या बोल रहा है कि जो दूसरी कार है उसकी दूरी भी बताइए कि वो 400 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं और कितने समय में तय करती हैं, तो 4 घंटे में। तो हम क्या करेंगे, दूसरी कार की चाल निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। 4 का भाग हम 400 में लगाएंगे तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी कार की हमारे पास चाल निकल के आ जाएगी। अब दूसरी कार की चाल का अनुपात हमें दिया है क्वेश्चन में 8 रेशो, और 8 रेशो का मान हमने निकाल लिया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से क्या करो, एक रेशो का मान लाओ। एक रेशो का मान लाने के लिए 100 में हम 8 का भाग देंगे। अब क्वेश्चन में बोला गया कि पहली कार की चाल बताओ। तो प्यारे साथियों, पहली कार की चाल लाने के लिए 100/8 जो था हमारा एक रेशो का मान, इसमें
पहली कार की चाल के अनुपात से गुणा करेंगे 7 से। तो हमारे पास यहाँ पर पहली कार की चाल निकल जाएगी, यानी 700 बटे में आ जाएगा 8। हमें ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया तो इन्हें काट लेंगे, 4 से काटेंगे, 2 बार में 8 हो जाएगा, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 पंज 20। सिंपली 2 का भाग लगाएंगे 175 में, 2 8 16, 1 बचा तो 15 हो जाएगा, 2 7 14 और 1 बचा तो दशमलव लगाकर 10 बना लो, 2 पंज 10, 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा पहली कार की चाल निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राम एक कार्य को 9 दिनों में कर सकता है और श्याम उसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो उन दोनों को एक साथ कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया है राम का समय। तो राम किसी इस काम को 9 दिन में कर सकता है, जबकि श्याम का भी समय बताया कि श्याम उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर क्या करो, इस समय का यदि आप एलसीएम लेते हो तो आपके पास टोटल काम आ जाता है, टोटल वर्क आ जाता है। तो 6 का और 9 का यदि हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा टोटल वर्क। अब क्या करो, या तो आप इनकी कार्य क्षमता कहे या एक दिन का काम कहे। 9 का भाग 18 में दोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राम था वो एक दिन में 2 काम करता है, क्योंकि 9 दिन में 18 काम किया तो एक दिन में 2 काम किया। 6 का भाग भी 18 में देंगे, 6 3 18 हो जाएगा, मतलब शाम एक दिन में 3 काम करते हैं। तो दोनों मिलकर बताओ एक दिन में कितना काम करेंगे। तो पहला आदमी 2 काम करता है और दूसरा आदमी 3 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला कि दोनों मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। तो अब 18 में 5 का भाग लगाओ, तो 5 3 15 हो जाएगा, कितना बचा, 3 बचा और बटे में 5, 3 सही 3 बटे 5 दिन में दोनों मिलकर इस पूरे काम को कर देंगे, जो ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि बात की जाए, एक व्यक्ति 5 घंटे में 165 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पहले 100 किलोमीटर के लिए उसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शेष दूरी के लिए उसकी गति बताओ। तो इसका मतलब 5 घंटे 165 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है, जिसमें से यहाँ पर यह बोला गया कि 100 किलोमीटर की दूरी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो यहाँ पर इस 100 किलोमीटर दूरी के लिए हम क्या निकाल लेंगे, उसका समय निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि समय बराबर जो होता है वो होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी में हम चाल का भाग लगाएंगे, तो 100 किलोमीटर दूरी के लिए लगने वाले समय का मान हमारे पास आ जाएगा, और 50 से 100 को काटेंगे 2 घंटे में इस 100 किलोमीटर की दूरी वो तय कर लेगा। अब टोटल दूरी को तय करने में वो 5 घंटे लेता है, तो हम क्या करेंगे, शेष समय बना लो। अब 5 घंटे में से इतनी दूरी को 2 घंटे में तय कर लिया, तो 5 में से अगर 2 चला जाएगा तो जो शेष दूरी है उसे तय करने में कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे। और हम क्या करेंगे, यहाँ से दूरी भी निकाल लेंगे। टोटल दूरी 165 किलोमीटर थी, जिसमें से 100 किलोमीटर दूरी यदि तय हो जाए तो हमारे पास मात्र 65 किलोमीटर की दूरी बचेगी। तो अब ये कहा गया कि शेष दूरी के लिए उसकी गति बताओ। गति का मतलब होता है चाल, और चाल लाने के लिए क्या करेंगे, हम चाल बराबर दूरी बटे समय करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में दूरी मिल चुकी है, कितनी बची है दूरी, 65 किलोमीटर, और बटे में आ जाएगा समय 3 घंटे। तो 65 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटे उस शेष दूरी को तय करने के लिए चाल उसकी रहेगी, जो ऑप्शन नंबर तीसरे में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, निम्नलिखित भिन्नों में से क्रमशः सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न है। तो जब आपके पास इस प्रकार से भिन्न दी जाए और सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न आपको लाना है, तो दी गई भिन्नों को आप क्या करो, दशमलव भिन्न में कन्वर्ट कर लो। मतलब 2 का भाग आप 1 में लगाओगे तो भाग नहीं जा रहा, तो 0 दशमलव लगाकर यहाँ एक 0 बढ़ाओगे 10 हो जाएगा, 2 पंज 10, और मन से एक 0 लगा लो। 1/2 को हम 0.50 भी कहते हैं। इसी प्रकार 1/3 का भी आप दशमलव मान बना लो, तो 0 ये 10 हो जाएगा, तो 3 3 9, 1 बचा, दशमलव लगा, फिर से 10 हो जाएगा, 3 3 9। फिर से आप क्या करो, 4/5 का भी दशमलव बना लो, तो यहाँ पर 0 दशमलव तो 4 का 40 हो जाएगा,
40 में 5 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, पाने 8 ही 40, और 8 में मन से एक जीरो और बढ़ा देंगे तो इसे 80 कह सकते हैं। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 5/6 का भी दशमलव बना लेंगे। 0 दशमलव लगाया तो 5 का 50 बनेगा, और 6 का भाग 50 में देंगे, 6 8 48, 2 बचा। 2 का मतलब 20 समझो, क्योंकि दशमलव लगाए तो 20 में 6 का भाग देंगे, 6 3 18 हो जाएगा, 0.83 यहाँ पर बनेगा। इस प्रकार यहाँ पर 3/4 का भी दशमलव मान बनाओ फटाफट। 0 दशमलव यहाँ पर 30 हो जाएगा, 4 7 28, 2 बचा, दशमलव लगा 20 हो जाएगा, 4 5 20। क्वेश्चन में बोला गया सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी बताना। तो पहले सबसे बड़ी बताना है तो सबसे बड़ा दशमलव मान चेक करो। सबसे बड़ा दशमलव मान क्या हो जाएगा, 83। इसका मतलब ये किससे बना, 5/6 से। तो 5/6 भिन्न सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटी भिन्न लाने के लिए दशमलव मान सबसे छोटा 1/3 का है, सबसे छोटी 1/3 हो जाएगी। तो 5/6 और 1/3 किस ऑप्शन में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन, जो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। मिलेंगे प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।